अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फूल गोभी से अधिक उपज के लिए फसल में समसामयिक कार्य, बायोगैस संयंत्र का महत्व और निर्माण विधि पर जानकारी, हमारे प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अगेती फूल गोभी की रोपाई किसान भाई करते हैं और अभी इस फसल में कुछ प्रबंधन कार्यों को करने की जरूरत है, जिस पर अपने अनुभव बता रहे हैं जिला नाची के कृषक राजेश्वर महतो। ये जो गोभी देख रहे हैं ये मेरा 50 डिसमिल में लगा हुआ है। इसके पहले इस पर तरबूज की खेती थी, इसी मल्चिंग में उसी बेड पर ये दूसरा फसल लगा हुआ है। ये अभी जो अवस्था देख रहे हैं मोटा मोटी 50 से 55 दिन का है और ये 70 दिन में ये फूल आना शुरू होगा। इसके बाद हम ऊपर से दवा डाल रहे हैं। दवा जो है जड़ में डाले, इसमें ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाकर डाल दिए, जिससे ये मरना रुक गया। और ऊपर में जो कीड़ा लगा है उसके लिए हम लार्बिन दे रहे हैं, बोरोन दे रहे हैं और उसके साथ जो है खाद 19-19 मिला के ये 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 19-19 खाद दे रहे हैं। इसके अलावे हम हर सप्ताह में इसमें एक दिन यूरिया चलाते हैं, एक दिन पोटास चलाते हैं, 0050 चलाते हैं और सप्ताह में एक दिन जो है कैल्शियम चला रहे हैं। इस तरह पौधा को बहुत सारे मेंटेन करके तब अब थोड़ा दिखाई दे रहा है और जो ही इनका 70 से 75 दिन आएगा और ये फूल देना शुरू कर देगा। ये फूलगोभी जो है इस समय बाज़ार का रेट बहुत अच्छा है। मेरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है 1 मीटर बाय 1 मीटर में और पानी भी 70% के आसपास इसमें बचत होता है। खाद का भी बचत होता है, चूँकि एक बार ही फ्लट में बेसल डोज दिए उसके बाद तो खाली लिक्विड खाद चलाते हैं और लिक्विड खाद चला के जो है इस तरह का ये फसल देख रहे हैं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभव को जाना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं जिला कटिहार के एक विषय विशेषज्ञ हरि किशोर मंडल से। किसान भाइयों, सबसे पहले है कि जमीन का चुनाव इसमें जो करना है वह ऊंची जमीन होना चाहिए, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम रहता है और बरसात में अगर पानी लग जाएगा तो आपकी गोभी गल जाएगा। उसके बाद गोभी के अच्छे उत्पादन के लिए आपको 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन यह गोभी की फसल जो होती है सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में लेते हैं, इसलिए इसमें बोरोन और मोलिब्डेनम का भी निश्चित रूप से प्रयोग करें। किसान भाइयों, गोभी के खेत में नाइट्रोजन का 25%, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से खेत में मिला दें और इसमें जैविक में वर्मी कंपोस्ट 25 से 30 कुंटल प्रति
हेक्टेयर के दर से निश्चित रूप से डालें और अंतिम जुताई के समय इसको अच्छी तरह से खेतों में लगा दें। वर्षा में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे 5 से 7 दिन में निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है, धूप कड़ा होता है, तो निश्चित रूप से 5-7 दिन में एक सिंचाई करते रहें। पानी की अगर अधिक बारिश हो जाए तो नाली से पानी की निकासी करते रहें। इससे क्या होगा, जो आपकी भूमि में धूप की मात्रा हवा की है वह पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए वह खुरपी या कुदाली से आप खेतों की निकौनी करते रहें। समय समय पे बारिश के समय में अधिक मात्रा में खरपतवार निकलते हैं और इससे बचाव के लिए 2-3 बार निश्चित रूप से इसकी निकौनी करते रहें। और 25 से 30 दिन के बाद आप ज़मीन की कुड़ाई अच्छी तरह से करके मिट्टी की पौधे में यूरिया का छिड़काव करके मिट्टी का जड़ों में भर दें। इसके बाद आपके पौधों में जो होता है रोग व्याधि कीट जो लगता है, इसमें मुख्य रूप से मृदु आश्लीलता रोग लगता है। इससे बचाव के लिए आप मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कीट व्याधि से बचाव के लिए इसमें मुख्य रूप से हरित पृष्ठ कीट लगता है। इससे बचाव के लिए आप मधुवाल तम्बाकू का सूड़ी लगता है। इस सब से बचाव के लिए रोगर 3 ml प्रति लीटर की दर से पौधे पे छिड़काव करते रहें। और समय समय पे अगर ध्यान दे के इससे खेती करते हैं तो निश्चित रूप से 60 से 70 दिन में आपको 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर के दर से उत्पादन प्राप्त करेंगे। और इस समय अधिक से अधिक कीमत, बाज़ार में अधिक कीमत रहने के कारण अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बायोगैस संयंत्र का महत्व और निर्माण विधि पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बायोगैस संयंत्र के उपयोग से आप घरेलू ईंधन, रोशनी और जैविक खाद जैसी जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। तो बायोगैस क्या है और आप इसे कैसे लगाएं, इस विषय पर अपने अनुभव बता रहे हैं एक प्रगतिशील कृषक कैलाश चंद्र पाटीदार। कृषि के साथ साथ हमारे पास पशुपालन है। पशुपालन से जो हमारे गोबर होता है उससे हमने गोबर गैस संयंत्र लगा रखा है। इससे हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा गोबर जो है वो अपने को गैस देता है और उससे गैस, गोबर से जो गोबर निकलता है वो अपने को खेती में काम आता है खाद के रूप में। उसके बाद में ये जो हमने बना रखा है ये 3.5 घन मीटर का है। इसकी लागत मात्र 20,000 रुपये होती है, जिसमें अपने गवर्नमेंट देती है 10,500 की सब्सिडी। गोबर गैस संयंत्र, इसका मेंटेनेंस रखने के लिए कई ऐसे विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अगर अपन ध्यान रखेंगे तो इसका जो घोल बनाते हैं अपन, वो करीब 45 लीटर होना चाहिए। 45 लीटर अपने उस टैंक में जो बना हुआ अपना, उसमें घोल के उसमें ना तो कचरा जाए ना कंकल जाए, उसको अच्छी तरह से देखना है। इसमें जो रोज़ प्रतिदिन जो है वो अपने को करीब 45 लीटर का घोल बना के देना चाहिए।
ताकि अपने को गैस अच्छी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसके जो ऊपर टैंक के ऊपर जो वाल लगा रखा है उसको अपने को, अगर अपने गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस वाल को बंद कर देना चाहिए, ताकि उसके जो गैस की क्षमता है वो उसमें बनी रहेगी, दूसरे दिन अपने को उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद में अपने को गोबर गैस मुफ्त में मिलती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। किसान भाइयों, बायोगैस संयंत्र के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कृषि अभियंता संजय कुमार से। जीवांश पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम अम्लीयता की स्थिति, नमी एवं वायु की अनुपस्थिति में जीवाणुओं की क्रिया से होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो ज्वलनशील गैस बनती है उसे बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस जिस प्लांट में बनाया जाता है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। प्लांट में बने बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, रोशनी के रूप में, डीजल एवं पेट्रोल इंजन में, बायो खाद के रूप में, सैलरी का लगभग 20 से 25% भाग बायोगैस में बदल जाता है, जबकि 75 से 80% सैलरी का भाग बायो खाद के रूप में मिलता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से एक महीने में 2 गैस सिलेंडर की बचत हो सकती है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से परिवार के 5 से 8 सदस्यों का खाना आसानी से पकाया जा सकता है। 1 घन मीटर बायोगैस वाली प्लांट को बनाने के लिए 2 से 3 जानवरों और पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 25 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 3 से 4 व्यक्ति का खाना प्रतिदिन बनाया जा सकता है। 2 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 4 से 6 पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें 50 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 5 से 8 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। 3 घन मीटर गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए 7 से 9 पशुओं की ज़रूरत होती है एवं 75 किलोग्राम गोबर की ज़रूरत होती है। इससे 8 से 12 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। जबकि 4 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 10 से 12 पशुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 12 से 16 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। अनुदान संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पटना में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित विभाग में मिला जा सकता है। वहाँ इसके अनुदान के बारे में बताया जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रेशम कीट का आहार और आवास प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। रेशम कीट का पालन बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इन कीटों के आहार और आवास का सही प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको इन कीटों से अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त नहीं होता। तो आप इन कीटों की देखरेख और प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ AKS अलवी। रेशम से संबंधित कार्य चल रहे हैं। ये जो हम रेशम केंद्र महुआ खेड़ा में खड़े हैं, हमने यहाँ पर उनको कृमि पालन हेतु 50,000 से 75,000 किसानों को अनुदान दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये कृमि पालन गृह अपने अपने बनाए हैं। कृमि पालन भवन बनाने के लिए एक सर्वप्रथम ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आवास है, जो कृमि पालन भवन बनाया जा रहा है, वो अपने खेतों के पास बनाए, जिससे कि उनको पत्ती वत्ती लाने ले जाने में आसानी हो और पत्ती की क्वालिटी बनाई जा सके। दूसरी चीज़ ये कि जो कृमि पालन भवन बनाया जाए उसके आसपास बड़े वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि उसकी छाया उन पे दीवारों पर पड़ती रहे और गर्मियों के मौसम में हमको कीड़ों को सही वातावरण उसका मिल सके। तीसरी चीज़ ये रहती है कि उनको ज़मीन जो है वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए, आसपास कोई गंदगी नहीं होना चाहिए,
अपने घरों के जानवर जो होते हैं उनसे उनको दूर रखा जाए, बच्चों का आवागमन उसमें कम से कम हो, जिससे हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करके ये फसल को सफल बना सकें। एक किसान को सीड क्रॉप के रूप में हम 100 DFLs देते हैं और 100 DFLs के लिए पालने के लिए कम से कम उसके पास 700 स्क्वायर फीट का मकान होना चाहिए। 700 स्क्वायर फीट के मकान हम 35 बाय 20 के लेते हैं, जो कि सीमेंटेड होते हैं, पक्के होते हैं। अगर उनके पास राशि है, ऊपर छत डाली जाती है, वरना एस्बेस्टॉस शीट्स उसका उपयोग किया जाता है। यदि इसमें हमने छतदार मकान बनाया है तो उसके अंदर तो हम ऊपर घास वास डाल के कम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एस्बेस्टॉस की शीट्स लेते हैं तो इसके अंदर ये आवश्यक हो जाता है कि एक फॉल्स सीलिंग लगाई जाए, जिससे कि उसके तापमान को ठंडा बनाया जा सकता है। ये भी आवश्यक होता है कि हमारी जो चौड़ी दीवारें होती हैं वो सीधे धूप की डायरेक्शन में ना आए, जिससे कि वो उसके साइड के जो कीड़े होंगे वो उसमें ज़्यादा असर हो जाता है, उनका टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है और फसल को खराब होने का डर रहता है। पूर्व से पश्चिम उसको लंबा नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन जो है इस प्रकार से रखी जाए। इसमें वेंटिलेशन का बहुत ध्यान दिया जाता है। 3 टायर वेंटिलेशन इसमें किया जाता है, जिसमें 3 टायर वेंटिलेशन में हम बीच में खिड़की लेते हैं, ऊपर नीचे रोशनदान लेते हैं, जिससे कि ताज़ी हवा बराबर आदान प्रदान उसका होता रहे और गंदगी जो अंदर गंदी हवा है या बैक्टीरियाज हैं वो हवा के साथ अपने बाहर निकल रहे हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो उनको तापमान भी सही मिलता है, दूसरे उनका शुद्ध उनको हवा प्राप्त होती है और उसमें कीड़ों का सही देखभाल किया जा सकता है। कोशिश यही की जाती है कि बाहर की दीवारों का और छत का हम सफ़ेद चूने से पोत देते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है और तापमान अंदर का ठंडा बनाए रखता है। जो हम कमरा बनाते हैं कीड़ों को पालने के लिए, उनकी कृमि पालन रैक्स बनाई जाती हैं, जो कि पक्की होना चाहिए। पक्की से मुराद ये है कि भाई उसमें कहीं ढीली नहीं हो और सही उसको खिंचाव मिल सके, इसके लिए लोहे की रैक्स का ही उपयोग किया जाता है। रैक्स 5 फीट चौड़ी हम बनाते हैं, लंबाई अपने कमरे के हिसाब से रखी जाती है, बीच में आने जाने का रास्ता रखा जाता है, पत्ती डालने में कोई प्रॉब्लम ना आए और सफाई करते टाइम में कीड़ों की अच्छी तरह सफाई की जा सके। तो इसलिए 5 फीट चौड़ी जो है वो सफिशिएंट होती हैं। रैक्स के ऊपर जो है जाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि कागज वागज फैला के, पेपर फैला के उसके ऊपर कीड़े बिछा दिए जाते हैं। कृमि पालन से पहले ये आवश्यक है कि कृमि पालन गृह को, कृमि पालन के आसपास सारी जितनी जगहें हैं, आने जाने के जो रास्ते हैं, उनको कीटाणु रहित बनाया जाए। वो कीड़े आने से पहले 15 तारीख यदि हम चाकी ले रहे हैं तो 3 रोज पहले हम उसको सैनिटेक के घोल से उसका डिसइंफेक्शन करते हैं, जिससे कि जो है अंदर पूरा कीटाणु रहित हो जाता है और उसको जब तक कि हम कीड़े नहीं आ जाते उसको बंद कर दिया जाता है। आसपास कृमि पालन गृह के बाहर ब्लीचिंग का और चूने का मिश्रण बना के उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि बाहर से भी आने जाने के अंदर हमको किसी प्रकार के कीटाणु कमरे के अंदर नहीं आ सकें। जितना हम बचाव कर सकेंगे हम अपनी फसल को सफल बना सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। धनसार जिला पूर्णिया से आकाश कुमार जी, आप गन्ने की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो आकाश जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय किसान भाइयों को जो है अपने गन्ने की फसल में प्रत्येक दिन हफ्ते में कम से कम 1-2 बार अवश्य घूमें, क्योंकि इस समय सबसे जरूरी जो गन्ने की फसल में है वह है गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य अब यथाशीघ्र अति आवश्यक है कि उसे समाप्त कर लें, क्योंकि गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के काम अगर हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हवा में, तेज हवा में तथा जो अधिक वर्षा होगी तो उसमें गन्ने की फसल को गिरने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। जब गन्ने की मिट्टी चढ़ा लें, किसान भाई अपने खेतों में घूमें और अगर मानसून से अगर नहीं गन्ने में पानी का व्यवस्था हो पाए तो निश्चित रूप से हमें अपने गन्ने की फसल में सिंचाई की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ उसमें अपने खेतों में कीड़ों के लिए अवश्य देखते रहें। इस समय बरसात के समय में हमारे गन्ने के खेतों में जो है इसमें टॉप बोरर जो है सिर छिद्र का कीड़ा है, इसकी 3री और 4थी पीढ़ी अधिक नुकसान करती है। इसलिए उसमें जो है मोनोक्रोटोफास दवा जो है कम से कम जो है 1 से 1.25 लीटर को जो है 700 से 800 लीटर
पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला करके समान रूप से छिड़काव करेंगे तो हमारे सिर छिजक कीड़ों का से हमें निदान मिल जाएगा। तथा दूसरा जो कीड़ा है प्लासी बोरर, इस समय बरसात के मौसम में प्लासी बोरर का कीड़ा गन्ने की फसल में अधिक दिखाई पड़ता है। गन्ने के ऊपरी पोर में, तीसरी चौथी पोर में अधिक जो है कीड़े उसके जो है छिद्र कर देते हैं। उन छिद्रों से अधिक बुरादा की तरीके से उसमें अधिक ज्यादा जो है मात्रा में उसके मल निकलते हैं और बहुत तेज हवा चलने पर जो है गन्ने की फसल जो है खट से आवाज के साथ टूटने लगता है। तो गन्ने की फसल में जो है किसान भाई अपने गन्ने की फसल में घूमें और उस तरीके के अगर शुरुआती दौर में अगर कुछ पौधे दिखाई दे रहे हो उसे अवश्य ही काट कर खेत से हटा करके उसे जला दें तो हमें प्लासी बोरर से निदान मिलेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आस्टर मशरूम के अच्छे उत्पादन हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, अच्छी बढ़वार के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।